वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 7, जिसमें हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर को। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने ऑलरेडी 6 लेक्चर ले लिया है, जिसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर को मैंने पढ़ा दिया है। ये लास्ट लेक्चर है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर का, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इन दोनों ट्रांसफार्मर को हम आज इस क्लास में कवर करेंगे। साथ में हम लोग लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी तक मैंने जो पढ़ाया है ट्रांसफार्मर में, वहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। लाइक हम बात करेंगे किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्टेप अप कैसे करता है, स्टेप डाउन कैसे करता है, कूलिंग कैसे करता है, कोर की कंस्ट्रक्शन के आधार पर जो हमने पढ़ा उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो आज क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर प्लांट असिस्टेंट ITI गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो दोस्तों, रिसेंटली अभी एक नोटिफिकेशन आया है प्लांट असिस्टेंट का, जिसमें केवल ITI वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं। तो यह क्लास जो है उसी के लिए डेडिकेटेड है, प्लांट असिस्टेंट के लिए। यदि आप ITI के स्टूडेंट हैं और किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस चैनल में जो मैं पढ़ाता हूं वो टोटली ITI को कवर करके चलता हूं। मैं टोटल ITI की तैयारी करा रहा हूं। रिसेंटली अभी एक नया नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों मध्य प्रदेश में प्लांट असिस्टेंट का, जिसमें ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। लगभग जो है तो 70-75 के आसपास में पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 191 है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी इस चैनल में डाल दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं। यदि मैंने यहाँ पे जितनी भी चीजें पढ़ाया है ITI के हिसाब से, ITI के रिगार्डिंग, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे वो UPPCL TG2 हो, टेक्निकल हेल्पर राजस्थान हो, या DMRC हो, DRDO हो, सेल हो, BHL हो, है ना, ये मध्य प्रदेश की, चाहे वो बिजली विभाग की कोई भर्ती हो, या मेट्रो की भर्ती हो, या सेल की भर्ती हो, किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी रिक्रूटमेंट आती है रिगार्डिंग ITI संबंधित, तो ITI इलेक्ट्रिशियन और ट्रेड वाले बच्चों के लिए यहाँ पे सफिशिएंट मैंने पढ़ा रखा है। ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने पढ़ा दिया है, मशीन पूरा खत्म कर दिया हूँ DC। अब हम लोग AC मशीन स्टार्ट किए हैं दोस्तों। तो धीरे धीरे 1 by 1 करके मैं पूरा टारगेट करके आप लोग को जो है तो कंप्लीट यहाँ पे करा रहा हूं। यदि आप प्लांट असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो ये सारे लेक्चर मेरे जरूर देखें, जिससे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितने भी टेक्निकल वैकेंसी आती हैं ITI की, जिसमें ITI इलेक्ट्रिशियन पूछा जाता है, उसमें दोस्तों कंप्लीट यहां पे सिलेबस में जो है तो कवर करा रहा हूं। तो यदि आप इस चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और यदि ऐसे ही आपके दोस्त हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के, तो उनको आप इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी जो है यहां से कुछ सीख पाए। तो दोस्तों, हम लोग टारगेट कर रहे हैं स्पेशली फॉर प्लांट असिस्टेंट MP की, जो अभी MPPGCL प्लांट असिस्टेंट ITI की जो रिक्रूटमेंट निकली है, उसके हिसाब से वही सिलेबस को लेकर के हम लोग यहां पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 7 इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, यहां पे मैंने एक डिफिनेशन छोटा सा लिख दिया है। उच्च मान की धारा तथा विभव को कम रेंज के वोल्टेज, है ना, वोल्ट मीटर और अमीटर के द्वारा मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है CT, दूसरा होता है PT। तो दोस्तों, हम अगर यहां पे क्वेश्चन देखें कि क्या हो सकता है, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो है कितने प्रकार का होता है ये पूछ सकता है, या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं। तो CT जो होती है वो करंट मेजर करती है, जो PT होता है वो वोल्टेज मेजर करता है। इनको लोड के सीरीज में हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, जिससे अपकमिंग करंट, जो आने वाली हाई वोल्टेज की करंट होती है, सॉरी हाई करंट होती है, हाई एम्पीयर करंट होती है, और हाई वोल्टेज का जो वोल्टेज होता है, उन दोनों को CT और PT के माध्यम से कम रेंज की करंट करके या कम रेंज का वोल्टेज करके हम क्या करते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे दोस्तों कि CT और PT दोनों एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हाई वैल्यू की करंट और हाई वोल्टेज को कम लो वोल्टेज में या लो करंट में मेजर कर सकते हैं। इस प्रकार इन्हें डिजाइन किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले दोस्तों आज CT को। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वाले, CT और PT। तब पहले हम देख रहे हैं करंट ट्रांसफार्मर को। तो दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि यह है कि ये जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो करंट को मेजर करता है। हमेशा इसकी जो यूनिट होती है वो हम वोल्ट मीटर में लेते हैं,
और यह एक स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं, करंट को कम कर देते हैं। जब करंट की वैल्यू कम होगी तभी तो हम अमीटर से क्या करेंगे, माप पाएंगे। तो अमीटर से मापने के लिए हमें क्या होगा, जरूरी क्या होगा, वोल्टेज को बढ़ाना। दोस्तों स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ जाता है तो करंट वहीं पे क्या होती है, घट जाती है। मतलब सेकेंडरी साइड में हमें क्या होगी, करंट कम होकर के मिलेगी। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अमीटर लगा रहे हैं 5 एम्पियर का, और 5 एम्पियर का मीटर लगा हम क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे। अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पे अमीटर कितने एम्पियर का लगाया जाता है, तो हम बताएंगे दोस्तों 5 एम्पियर से लेकर के 15 एम्पियर तक अधिकतम। इससे ज्यादा जो है तो रेंज के अमीटर हम यूज नहीं करते, इतने में हमारा काम हो जाता है। अभी तक जो स्टैंडर्ड है बिजली विभाग का वो यही है कि अगर आपके पास में करंट ट्रांसफार्मर है तो यह एक स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है ना, के की वैल्यू जो होती है वो मोर देन 1 होती है ना। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दोस्तों सारे ट्रांसफार्मर जो वर्किंग होती है सेम मैंने पहले जो पढ़ाया है उसी प्रकार का इसकी वर्किंग होती है। करंट जाएगी, इंटर करेगी, करंट क्या करेगी, फ्लक्स है ना, करंट क्या करेगी, जा करके कुंडलित को या वाइंडिंग कट करेगी, उसमें एक फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स लिंक करके जाएगा कहां पे, सेकेंडरी वाइंडिंग में, इसे प्रवाहित होगा, इसको कट करेगा तो इसमें नया करंट वोल्टेज बन जाएगा, है ना। इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। इसमें जब लिंक करके जाती है हमारी फ्लक्स तो इसमें बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। तो प्राइमरी साइड में क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, है ना। बहुत सारे 5-6 लेक्चर मैंने ले लिया, बहुत बार मैंने इनको डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि ये अनचार्ज हमारे पास में जो क्या रहती है, कुंडलित रहती है, उसमें ये फ्लक्स जो है लिंक करके जब जाती है और इस कॉइल को कट करती है तो इसमें क्या होता है, फ्लक्स के कारण जो है तो उसमें वोल्टेज करंट बन जाता है। वो किसके कारण बनता है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। अब हो क्या रहा है वहां पे, यहां पे जो है तो N1 है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यहां पे नंबर ऑफ N2 है, E1 है, E2 है, यहां पे V2 हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, V2 मिल जाएगा, यहां पे V1 हम लोग अंदर दे रहे हैं। तो फंक्शन जो होगा ट्रांसफार्मर का जैसे होता है सेम उसी प्रकार होगा। अंदर क्या होगा दोस्तों कि इसका हम यूज कहां पे करेंगे वो मैं आप लोग को बताऊंगा। ट्रांसमिशन लाइन में लोड के सीरीज में कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, करंट मेजर करने के लिए हम सीटी का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सीटी जो हो गई वो क्या है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वर्किंग सेम है, करंट देंगे, वोल्टेज देंगे, करंट जाएगी है ना, वाइंडिंग को कट करेगी, वाइंडिंग कट करेगी तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स लिंक करके दोनों साइड से जाएगा, किसको कट करेगा, फ्लक्स को, फ्लक्स जो है तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग कट करेगा, अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग प्रवाहित होगा, उसमें एक नया करंट वोल्टेज बन जाए। क्यों, क्योंकि उसमें फ्लक्स जा रहा, फ्लक्स किसी भी कंडक्टर को जब हम फ्लक्स देते हैं तो वो क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसके कारण वहां पे एक नया करंट वोल्टेज बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके दोस्तों, और फिर क्या होगा कि हम आउटपुट में सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या कर रहे हैं, एक 5 एम्पियर का करंट जो है तो अमीटर लगा देते हैं, और यहाँ पे एक के है ना, यहाँ पे एक कुंजी के है, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेट कर लेंगे। देखो क्या होगा, करंट जाएगी, यहाँ पे जो है फ्लक्स बना, वो फ्लक्स लिंक करके गया, सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट वोल्टेज बना, आउटपुट में हमारे पास जब गया तो I1 V1 है ना, I1 V2 तो I2 V2 तो जा ही रहा है। हमने बीच में क्या किया, शॉर्ट सर्किट, यहां पे हमने क्या कर दिया, एक बटन लगा दिया, कुंजी लगा दिया, उसको जैसे हम क्या करेंगे, इसको जैसे हम टच करेंगे तो करंट हमारी एम्पियर में आएगी, है ना, एमीटर में आएगी, और एमीटर क्या करेगा, उसको मेजर करके बता देगा वहां पे कितनी करंट है। उस रेशियो में हम लोग समझ जाते हैं कि हमारे 33 kV में या 11 kV में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी। तो यहां पे एक कुंजी लग गई है, यहां पे हमारा अमीटर है, अभी हमने 5 एम्पियर का अमीटर लगा दिया है। अधिकतम रेंज जो होती है वो होती है 15 एम्पियर तक की। ओके, तो अधिकतम जो रेंज होती है अमीटर की दोस्तों वो होती है 15 एम्पियर तक। तो ये प्रकार जो है तो इस प्रकार को हम बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। अब यहां पे क्या होगा दोस्तों, यदि ये स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर है तो यहां तार जो होगी मोटी होगी, है ना, यहां जो वाइंडिंग की तार होगी क्या होगी, यहां पे ये मोटी होगी दोस्तों, और क्या होगा, मोटी होने के साथ साथ में कम टर्न होंगे, क्या होंगे, टर्न कम होंगे, ठीक है, कम टर्न होंगे। सेम इसी प्रकार यहां पे क्या होगा, मोटी तार होंगी, सॉरी पतली तार होंगी, स्टेप अप करा रहे हैं ना,
तो सेकेंडरी साइड में पतली तार होंगी, क्या होगी, पतली तारें, पतली वाइंडिंग होगी, ठीक है, और टर्न ज्यादा होंगे, क्या होंगे, टर्न ज्यादा होंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ज्यादा टर्न, ज्यादा टर्न। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमारा जो है तो करंट ट्रांसफार्मर जो है तो वर्क करता है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं दोस्तों कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। नंबर 1 क्या कहता है, उच्च मान की रेंज को उच्च मान की रेंज को अमीटर द्वारा मापने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम में 100% आनी है ना। आपको नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे चल रहा है जो कि डेडिकेटेड है प्लांट असिस्टेंट ITI MPPGCL के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, उच्च मान की रेंज को अमीटर द्वारा मापने के लिए CT का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होती है कि CT की रेंज जो है तो क्या होती है, बढ़ जाती है, और वह CT जो है तो ज्यादा से ज्यादा करंट को मेजर कर पाती है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, सेकंड पॉइंट कह रहा है CT की प्राइमरी वाइंडिंग कम टर्न तथा मोटे तार की बनाई जाती है। क्या कह रहा है, CT की प्राइमरी वाइंडिंग है ना, कम टर्न तथा मोटे तार की बनाई जाती है, ठीक है, बनाई जाती है। इसे लोड के श्रेणी में जोड़ते हैं, ठीक है। CT को लोड के श्रेणी मतलब सीरीज है ना, सीरीज में जोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, CT की प्राइमरी तथा है ना जोड़ते हैं। CT के कोर की फ्लक्स, CT के कोर की फ्लक्स लोड करंट पर निर्भर करती है, लोड करंट पर निर्भर करती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना आप लोग कि CT को लोड के सीरीज में जोड़ते हैं हमेशा, और CT के कोर की फ्लक्स जो होती है लोड के करंट पर निर्भर करती है। CT की प्राइमरी वाइंडिंग कम टर्न तथा मोटे तार की होती है ना। और साथ में हम ये लिख सकते हैं कि कॉपर की बनी होती है, कॉपर की, Cu मतलब कॉपर की बनी होती है, ये बनाई जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को जो है तो नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कहता है। CT की सेकेंडरी वाइंडिंग, फिफ्थ पॉइंट है, CT की सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब द्वितीयक वाइंडिंग में
में पतले तार तथा अधिक टर्न की वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड क्या होता है दोस्तों? सेकेंडरी साइड जो होता है, सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग में पतले तार तथा अधिक टर्न की वाइंडिंग की जाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना, जैसे कि मैंने यहां पे बताया है आपको। ठीक है, रन की जाती है। इसमें हमेशा अमीटर का, है ना, इसमें हमेशा, या ज़्यादातर हम बोल सकते हैं हमेशा 5 एम्पियर का अमीटर जोड़ा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग में पतले तार तथा अधिक टर्न की वाइंडिंग की जाती है। इसमें हमेशा 5 एम्पियर का अमीटर जोड़ा जाता है। इस चीज को बेटा आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इस चीज को आप लोग को नोट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट है सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग। सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा क्लोज रखते हैं। क्लोज मतलब बंद रखना। ठीक है, क्लोज रखते हैं ना, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि हमेशा बंद रखते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा हम क्लोज या बंद रखते हैं, शॉर्ट सर्किट रखते हैं। देखो यहाँ पे बंद है, ठीक है, ओपन नहीं है। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला रखेंगे तो क्या होगा, लिख लेते हैं। यदि सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला मतलब ओपन है ना, खुला रखते हैं तो कोर की फ्लक्स अत्यधिक, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक बढ़ती है। इससे कोर सैचुरेटेड मतलब होता है हिंदी में संतृप्त, है ना, संतृप्त हो जाती है ना, संतृप्त हो जाती है और उच्च वोल्टेज उत्पन्न करती है, और उच्च वोल्टेज उत्पन्न करती है। फिर क्या होता है दोस्तों कि उच्च वोल्टेज उत्पन्न करती है। क्या कह रहा है, यदि सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला रखते हैं तो कोर की फ्लक्स अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इससे कोर संतृप्त हो जाता है और उच्च वोल्टेज उत्पन्न करती है। ठीक है, और जब उच्च वोल्टेज उत्पन्न करेगी तो क्या होगा दोस्तों, उच्च वोल्टेज उत्पन्न करती है जिससे करंट ट्रांसफार्मर सीटी जल जाता है।
क्या होगा कि यदि आप क्या करो, इसको ओपन कर दोगे ना, तो क्या होगा, यदि सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग खुला रखते हैं, छोड़ देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो कोर की फ्लक्स अत्यधिक बढ़ जाती है। इससे कोर संतृप्त हो जाता है, और जो कोर संतृप्त हो जाएगा मतलब सैचुरेटेड हो जाएगा कंडीशन में, तो क्या होगा, उच्च वोल्टेज उत्पन्न करेगा और हमारी सीटी क्या होगी, जल जाएगी। इसीलिए हमेशा करंट ट्रांसफार्मर को क्लोज रखते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को, है ना, हमेशा सीटी के सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, बंद रखते हैं, क्लोज रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीटी की रेटिंग, करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लिख के रखना है ना, मैं बता रहा हूं आपको, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है प्लांट असिस्टेंट के, क्योंकि आप जनरेटिंग प्लांट में जा रहे हो। ठीक है, तो सीटी की रेटिंग हमेशा, सीटी की रेटिंग हमेशा वोल्ट एम्पियर में, वोल्ट एम्पियर में मापते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो सीटी की रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पियर में होती है। जैसे करंट की रेटिंग केवीए में होती है, एमवीए में होती है। जैसे हम करंट मेजर करते हैं तो बोलते हैं एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, वोल्टेज की वोल्ट होती है। उसी प्रकार से सीटी जो होता है ना, जो बाकी ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी रेटिंग केवीए में होती है, लेकिन सीटी की जो ट्रांसफार्मर रेटिंग होती है या करंट ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है, हम बोल सकते हैं वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है वोल्ट एम्पियर में। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट, सीटी अधिकतम, सीटी अधिकतम 15 एम्पियर, 15 एम्पियर है ना, 15 वोल्ट एम्पियर लिखेंगे, 15 वोल्ट एम्पियर तक के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो सीटी का जो रेटिंग होती है, ये करंट ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी रेटिंग जो होती है वोल्ट एम्पियर होती है, लेकिन जो सीटी बनाई जाती है वो अधिकतम इंडिया में अभी तक 15 एम्पियर है ना, 15 वोल्ट एम्पियर तक की बनाई जाती है। ठीक है, या उपयोग की जाती है। हम यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, है ना, 15 एम्पियर तक उपयोग की जाती है। ठीक है, ये सही है कि हम लोग जो है बिजली विभाग में 15 एम्पियर, 15 वोल्ट एम्पियर तक जो है तो क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग कर लेते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि क्लैंप है ना, क्लिप ऑन या क्लैंप ऑन है ना, क्लिप ऑन या क्लैंप ऑन मीटर एक प्रकार का सीटी होता है, एक प्रकार का सीटी होता है। ठीक है, तो क्लैंप ऑन या क्लिप ऑन जो बोलते हैं हम लोग, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है सीटी, है ना, जैसे सीटी जैसे ट्रांसफार्मर होता है करंट ट्रांसफार्मर, वैसे ही एक क्लैंप मीटर भी होता है। उस क्लैंप मीटर की सहायता से भी आप क्या कर सकते हो, करंट मेजर कर सकते हो, है ना। तो क्लैंप मीटर, क्लिप ऑन या क्लैंप ऑन मीटर जो होता है एक प्रकार का सीटी होता है ना, एक बड़ा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, एक हाथ के आसपास का होता है, उसमें जो है तो थोड़ा सा ऐसे टर्न होता है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आप देखोगे, आप जब लैब में जाओगे तो आपको वहाँ पे क्लैंप ऑन मीटर मिल जाएगा, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, करंट को मेजर कर लेते हैं। जनरली उसमें क्या होता है, ऐसा फंसाने के लिए होता है, तार वहाँ से निकल रही होती है ना, ऐसा करके उसको ऐसे फंसा दो, टच नहीं होगा, उसके बाहर से ही क्या करेगा, करंट को मेजर कर लेगा कि उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है। ओके, लास्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मैं बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा, जो कि उपयोग है। तो क्या कहता है कि सीटी का उपयोग है ना, इसका उपयोग मतलब सीटी का उपयोग उच्च मान की एसी करंट को
मापने के लिए करते हैं, मापने के लिए करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा पूरा कंप्लीट करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर में हमने देखा, सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम को हमने बनाया, एक हमने कोर लिया, कोर के ऊपर हमने प्राइमरी वाइंडिंग किया, सेकेंडरी वाइंडिंग किया। ये दोनों वाइंडिंग के अंदर हमने दिखाया कि करंट इनपुट में I1 आ रही है, V1 आ रहा है। करंट आकर के करंट क्या करी कि उस वाइंडिंग में प्रवाहित हुई, उसको कट की, तो उसमें एक नया करंट वोल्टेज और फ्लक्स बन जाता है। वो फ्लक्स लिंक करके कहां पे जाता है, जानते हो ना, जहां पे फ्लक्स बनता है वहां पे करंट वोल्टेज बन ही जाता है। लेकिन जब यहां फ्लक्स एक बना तो फ्लक्स क्या करा, लिंक करके गया सेकेंडरी वाइंडिंग में। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है कि कोई भी करंट वोल्टेज नहीं होता है। अब चुंबकीय रूप से क्या हुई, वो मैग्नेटाइज हो गई। जब उसमें जाकर के फ्लक्स कट किया तो उसमें क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन कारण वहां पे एक नया करंट वोल्टेज बन गया, जिसके हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ का जनरेट होना। उसे हम क्या करते हैं फिर कि सेकेंडरी वाइंडिंग में एमीटर लगा करके चेक कर लेते हैं कि वहां पे कितनी करंट वोल्टेज आ रही है। बेसिकली सीटी से हम केवल करंट मेजर कर पाते हैं। हाई करंट की वैल्यू को लो करंट की जो है तो वैल्यू में ला करके हम उसे मेजर करते हैं। यह क्या करता है, करंट ट्रांसफार्मर जो है मेजर करके हमें बताता है। सीटी एज एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करती है, अर्थात वह करंट को क्या करती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में कम कर देती है। यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगी, करंट कम हो जाती है। ये प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई, सेल्फ इंडक्शन हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। 15 जो अमीटर लगाते हैं वो 5 एम्पियर से 15 एम्पियर तक का अमीटर जो है तो उपयोग किया जाता है। पॉइंट की बात करें दोस्तों तो पहला पॉइंट है, उच्च मान की रेंज को अमीटर द्वारा मापने के लिए सीटी का उपयोग किया जाता है। सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग कम टर्न तथा मोटे तार की बनाई जाती है और तथा कॉपर की भी बनाई जाती है। ये भी आप लोग मेंशन कर लेना। सीटी को लोड के सीरीज में जोड़ते हैं। सीटी के कोर की फ्लक्स लोड करंट पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, सीटी के सेकेंडरी वाइंडिंग में पतले तार तथा अधिकतम टर्न की वाइंडिंग की जाती है। इसमें हमेशा 5 एम्पियर का अमीटर जोड़ा जाता है। सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा क्लोज मतलब बंद रखते हैं, जिससे हम करंट मेजर कर पाए। यदि हम सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला रखते हैं तो कोर की फ्लक्स अत्यधिक बढ़ जाएगी, मतलब कोर की जो फ्लक्स होगी वो अधिकतम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे कोर संतृप्त हो जाती है और उच्च वोल्टेज उत्पन्न करती है, जिससे सीटी जल जाती है या जल सकती है। सीटी की रेटिंग हमेशा वोल्ट एम्पियर में लेते हैं, इसका केवीए में नहीं लेते, हमेशा वोल्ट एम्पियर में लेते हैं। सीटी अधिकतम 15 वोल्ट एम्पियर तक उपयोग की जाती है। क्लैंप ऑन या है ना, क्लिप ऑन या क्लैंप ऑन मीटर जो होता है एक प्रकार का सीटी होता है और इसका उपयोग उच्च मान की एसी करंट को मापने के लिए करते हैं। अर्थात हाई करंट की वैल्यू हो, जहां पे उच्च मान हो करंट एसी करंट का, उसमें हम क्या करते हैं कि सीटी लगा करके उसको हम मेजर कर लेते हैं, क्योंकि सीटी क्या करती है, करंट के मान को सेकेंडरी में कम कर देती है। आई होप आपको पूरा सीटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा दोस्तों पीटी, है ना, जिसके हम बोलेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो अब हम लोग जो है तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पढ़ लेते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अब डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। ओके, ये हो गया हमारा खत्म करंट ट्रांसफार्मर। दोस्तों जितनी भी आईटीआई के गवर्नमेंट के आईटीआई के एग्जाम होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आती हैं, वो चाहे किसी भी विभाग की हो, किसी भी स्टेट की हो, सबके लिए सेम सिलेबस होता है ना। आप ये मत देखना कि हम लोग हेडिंग में प्लांट असिस्टेंट लिखेंगे तभी प्लांट असिस्टेंट में आएगा, है ना। हम हेडिंग में जब डीएमआरसी डीआरडीओ लिखेंगे तभी डीआरडीओ डीएमआरसी में ये आएगा। या आप बोलो कि यार यूपीपीजीसीएल की हम तैयारी कर रहे हैं, या आप बोलो कि यूपीपीसीएल है ना, यूपीपीसीएल टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आईटीआई का जो सिलेबस है वो फिक्स है। आईटीआई का जो इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड का जो सिलेबस है वो फिक्स है। आप कुछ भी पढ़ लो, है ना, मैं जितना पढ़ा रहा हूं अगर इतना पढ़ लो तो कुछ भी जितनी वैकेंसी आती है सही वैकेंसी के लिए जो है ये काम में आने वाला है। क्योंकि आईटीआई का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की थ्योरी है, आप लोगों ने यदि इलेक्ट्रीशियन से पढ़ाई किया है तो आपको मालूम होगा कि एक निम्मी पैटर्न की जो है तो अरिहंत की बुक रहती है या एनके राइटर की बुक रहती है ना। तो जो मोटी सी बुक है मेरे पास में है, बुक मैं आपको दिखा दूंगा, अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है पर रखी हुई है। तो आईटीआई जब आप करते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आप पढ़ाई करते हैं, तो उसमें एक मोटी सी इतनी बुक रहती है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की।
वो कंप्लीट आईटीआई का सिलेबस रहता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, उसी सारे क्वेश्चंस आते हैं। बस कॉम्पिटेटिव लेवल में क्या होता है, थोड़ा सा उसमें एडिशनल चीजें हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आईटीआई का सिलेबस किसी भी वैकेंसी के लिए सेम होता है, चाहे वो इंडिया की कोई भी वैकेंसी हो। पूरे भारत में टेक्निकल की अगर पोस्ट आती है और किसी विभाग में आती है इलेक्ट्रीशियन की, तो आपको यही सिलेबस काम में वहां पे आने वाला है। इसलिए आप हेडिंग में मत भागो। आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया जा रहा है, पूरा ट्रांसफार्मर कंप्लीट कर लो। डीसी मोटर, डीसी जनरेटर से क्वेश्चन आते हैं, वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, वो आप जाकर के पढ़ लो। बेसिक इलेक्ट्रिकल 32 लेक्चर मैंने पढ़ा दिया, उसको आप जाकर के पूरा पढ़ लो। तो आपका अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट हो गया, डीसी मशीन में जो है तो मोटर जनरेटर कंप्लीट हो गया, तो आधा सिलेबस तो लगभग खत्म हो जाता है ना। लगभग 30-35% सिलेबस खत्म हो जाता है। एसी अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो लगभग 40% कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, है ना। तब तक जो है हमारा सिलेबस लगभग खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें नहीं होती है, आईटीआई के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट लेकर के चल रहे हैं सारी चीजें। यदि आप हमारे यहाँ पे कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो किसी भी आईटीआई संबंधित गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आगे आप कर रहे हैं तो वहां पे काम आपका आ जाएगा, और आप जो है तो किसी भी गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई आप कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो यहां पे हम लोग जो है तो एक डायग्राम बनाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सेकंड है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक, यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे दोस्तों। यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देखते हैं हम लोग कि यहां पे एक्चुअली में क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है, क्या क्या यहां पे हो रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सेम मैं यहाँ पे एक जो है तो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। वही वाला डायग्राम है ना, जैसा कि अभी मैंने बनाया था इससे पहले। बस आपको देखना है कि वाइंडिंग कहाँ पे क्या है, कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। ठीक है, ये हमारा जो है तो ट्रांसफार्मर बनके रेडी हो गया। ये बन गया, ये हमारी वाइंडिंग हो गई। अब देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हम बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वोल्टेज को मेजर करना है। ओके, ये V1 हो गया, हमारा सप्लाई वोल्टेज हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, हम लोग करंट आगे देंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे, जो कि कितने का होगा, 110 वोल्ट, ठीक है। 110 वोल्ट का जो है तो क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर। और क्या करेंगे, और क्या करने वाले हैं, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये सप्लाई को यहाँ से ले जाएंगे और ये सप्लाई को यहाँ पे ले जाएंगे। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, है ना। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है ना। यहाँ से इनकमिंग करंट हमारी आती है, ये हमारे पास में जो है तो I1 आएगा, करंट जाएगी, ठीक है, करंट जाएगी, पर कहाँ पे जाएगी, इसमें जाएगी और इसको कट करेगी तो यहाँ फ्लक्स बनेगा। वही फ्लक्स क्या करेगा, लिंक करके सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें वही का वही है, अंतर क्या है ये आप लोग को ध्यान में रखना है, बताऊँगा यहाँ पे। N1 N2 E2 I, है ना।
I2 V2 और ये हमारा ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो करंट वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज जो है तो यहाँ पे मिलेगा हमें, है ना, यहाँ पे मिलेगा हमें V2, ये ठीक, ये V2 मिलेगा जहाँ पे हमारा जो है तो लोड कनेक्ट होता है। ये हो गया हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का डायग्राम। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर सेम काम करेगा, कोई इशू नहीं उस पर। बस यहाँ पे वर्किंग क्या होने वाली वो समझना है। जैसे मैंने बताया करंट आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सीधा चला जाएगा, है ना। अब क्या होगा, कुछ करंट यहाँ पे जब आएगा वो फ्लक्स यहाँ पे बनाएगा, फ्लक्स लिंक करके जाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग में। स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर हमने बना दिया तो वोल्टेज बनेगा लेकिन कम बनेगा, उससे हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, वोल्ट मीटर हमें मेजर करके बता देगा। इसकी वजह यह है कि ट्रांसमिशन लाइन की पूरी करंट हम लोग ट्रांसफार्मर में नहीं देंगे। ध्यान रखना, जो करंट वोल्टेज आएगा वो पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर में नहीं आएगा, पीटी में नहीं आएगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में नहीं आएगा, बल्कि कुछ मात्रा में यहाँ आएगा, कुछ मात्रा में डायरेक्ट चला जाएगा। तो ये हमारा क्या करेगा, मेजर करता रहेगा। अर्थात क्या कहने का मतलब है, सीटी को हम हमेशा क्या करते हैं, लोड के सीरीज में जोड़ते हैं, लेकिन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है, जो पीटी होता है, उसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं। ये कनेक्शन जो होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है, समांतर कनेक्शन होता है। इसलिए मैंने क्या किया है, समांतर कनेक्शन बनाने के लिए मैंने क्या किया दोस्तों, यहां पे मैंने जो है तो इस प्रकार का टच कर दिया है। करंट आएगी तो इधर भी जाएगी और डायरेक्ट जो है तो इधर भी जाएगी। इस प्रकार के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं समांतर कनेक्शन। यहां पे हम लोग जो है तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगी, तो ये वाइंडिंग हमारी हो जाएगी प्राइमरी, ठीक है। ये वाइंडिंग हमारी हो जाएगी दोस्तों सेकेंडरी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को हम यहाँ पे कम कर रहे हैं, करंट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, मोटे तार का बनाया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और पतले तार का है। मतलब ये स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर है, अर्थात के लेस देन 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को, कि इस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ओके, इसकी जो वैल्यू होती है ओके, है ना, के लेस देन 1 होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे के का मान कम होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। वहां पे के का मान जो होता है 1 से ज्यादा होता है। ये आप लोग हिंदी में समझ सकते हैं इसको। अब देखते हैं दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पीटी का उपयोग कहां पे हम करते हैं, कैसे करते हैं, ये देख लेते हैं। नंबर 1, पीटी का उपयोग, एक्चुअली में पीटी का उपयोग जो होता है वो वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है ना। तो क्या कहेंगे हम, पीटी का उपयोग उच्च मान, मतलब हाई वोल्टेज, है ना, उच्च मान की वोल्टेज को कम रेंज के वोल्ट मीटर द्वारा, कम रेंज के वोल्टेज, है ना, कम रेंज के वोल्ट मीटर के द्वारा मापने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। अर्थात वोल्टेज की रेंज
को बढ़ाने के लिए करते हैं, बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है पहला पॉइंट दोस्तों कि पीटी का उपयोग उच्च मान की वोल्टेज को कम रेंज के वोल्ट मीटर द्वारा मापने के लिए उपयोग करते हैं, अर्थात वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पीटी का उपयोग करते हैं। ओके, अगला पॉइंट है पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग के प्राइमरी वाइंडिंग के लाइन के समांतर में जोड़ते हैं। देखो पीटी को हमेशा क्या करते हैं, लाइन के समांतर में जोड़ते हैं। लाइन सीधे जा रही है, हमने क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस, ठीक है, लाइन जा रही है, करंट वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कि ये वोल्ट मीटर को हम यहाँ पे जोड़ देंगे और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा लोड हो जाएगा। तो इसके समांतर में जोड़ते हैं। सेम इसी प्रकार को हम लोग ने क्या किया है, ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया है। जैसे यहाँ पे वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है ना, वैसे हमारा यहाँ पे लाइन में ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ, पीटी जुड़ा हुआ है, जो क्या करेगा, वोल्टेज क्या करेगा, वो मेजर करेगा। तो हमने क्या किया है, लाइन के समांतर में एक ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया है और उस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है 110 वोल्ट का, जो कि मेजर करके हमें बताएगा कि इस ट्रांसमिशन लाइन में कितना वोल्ट आ रहा है या कितना वोल्टेज का जो है तो विभव आ रहा है, ठीक है। सेम इस प्रकार का कनेक्शन यहां पे किया गया है, इसको आप लोग जो है तो समझ सकते हैं। जैसे यहां पे किया गया है, सेम यहां पे किया गया है। वोल्ट मीटर की जगह में यहां पे हम लोग ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, ठीक है। समझने के लिए मैंने वो छोटा सा डायग्राम आपको बना दिया है। ओके, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं यहीं पे। क्या कह रहा है, पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग में, पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में हमेशा 110 वोल्ट का वोल्ट मीटर जोड़ते हैं या लगा होता है, ठीक है। पीटी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, पीटी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये कंप्लीट हो गया हमारे आईटीआई के हिसाब से। यदि आप आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस चैनल में आप जुड़ करके पूरे लेक्चर को आप वॉच करिए, आपका सिलेक्शन पक्का है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आईटीआई लेवल के हिसाब से हम जो है यहाँ पे पढ़ा देते हैं। और लगभग बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ही लिया है। अब एसी मशीन जो है तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 6-7 लेक्चर ले चुके हैं ट्रांसफार्मर के। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो ये कंप्लीट हो गया है ओवरऑल ट्रांसफार्मर, जिसमें हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है 7 लेक्चर तक। हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर को खत्म किया है, जिसमें हम लोगों ने वोल्टेज के आधार पर स्टेप अप स्टेप डाउन, कोर कंस्ट्रक्शन के आधार पर, कूलिंग के आधार पर, है ना, फेज के आधार पर सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। इवन आज हमने पढ़ लिया है इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, वोल्टेज आउटपुट क्षमता के आधार पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो पीटी एक स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर है। इसके 2 पॉइंट और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक। तो अगला है फिफ्थ पॉइंट अगला है पीटी की मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की रेटिंग, है ना, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की रेटिंग तथा
मान दोनों वोल्ट एम्पियर में लेते हैं, वोल्ट एम्पियर में लेते हैं। मतलब जो पीटी और सीटी होता है दोनों की जो क्या होती है रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पियर में होती है। इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करना। 6 पॉइंट क्या कह रहा है कि पीटी अधिकतम 500 वोल्ट एम्पियर तक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है आपको कि पीटी जो होता है वो अधिकतम 500 वोल्ट एम्पियर तक ही उपयोग किया जाता है। जब हम सीटी की बात करेंगे तो सीटी अधिकतम 15 एम्पियर तक उपयोग किया जाता है। ये दोनों जो है तो डिफरेंस है। इन सब चीजों को आपको क्या करना है अपनी नोट्स में नोट डाउन करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये डायग्राम आपको बनाना है, ये सारी चीजें लिखना है। इंपॉर्टेंट ये है कि वैल्यू जो है तो लेस देन 1 होती है यहाँ पे। ठीक है, वहां पे की वैल्यू जो है तो 1 से ज्यादा होती है, मोर देन 1 होती है सीटी में। ठीक, तो ये थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये रहा हमारा सीटी और पीटी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, 5-10 मिनट ओवरव्यू दे देता हूं मैं पूरे ट्रांसफार्मर का, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो महत्वपूर्ण बिंदु है, ट्रांसफार्मर ऑयल का गुण क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में खनिज तेल मतलब सिंथेटिक ऑयल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको मैं लिखवा भी दूंगा अगली क्लास में। अभी मैं केवल आपको बता देता हूं कि ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या होता है, खनिज तेल मतलब सिंथेटिक ऑयल प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का फ्लैश पॉइंट जो दमक बिंदु होता है 160 से कम होना चाहिए तथा एग्जैक्ट 140 होता है ना, ये 140 होना चाहिए। फ्रीजिंग बिंदु जो हम ट्रांसफार्मर ऑयल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, तो जो फ्रीजिंग बिंदु होता है 150 है ना, 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और श्यानता विस्कोसिटी जो होती है वो लगभग 30 SAE होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए 95 kV/mm से कम नहीं होनी चाहिए। तेल नमी रहित होना चाहिए, मतलब उसमें कोई नमी मतलब वाटर नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में रेडिएटर कूलिंग करने का काम करता है ना, और ट्रांसफार्मर तेल खर्च करने के लिए है ना, ट्रांसफार्मर तेल खर्च करने के लिए जो है हम क्या करते हैं उसको कनेक्ट कर देते हैं। 1000 kVA से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर में की जाने वाली कॉपर की वाइंडिंग का आकार आयताकार व इससे कम के वृत्ताकार होते हैं। ट्रांसफार्मर का टैंक MS है ना, MS शीट मतलब माइल्ड स्टील नर्म इस्पात का बना होता है। ट्रांसफार्मर में उपयोग टर्मिनल बॉक्स के सिरों को पीतल मतलब ब्रास से बनाया जाता है। और ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज से कम आवृत्ति पर ट्रांसफार्मर को प्रयोग करने के लिए पटलित क्रोड की जो है तो क्रोड की बनाई जाती है। मतलब अगर 50 हर्ट्ज से कम आवृत्ति का ट्रांसफार्मर अगर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को है ना उसको क्या करेंगे पटलित करके, मतलब एक पे एक कोर रख के क्रोड का जो है तो बनाया जाता है। उस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कल क्लास में लेंगे, कल क्लास लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग कल देखेंगे दोस्तों एट द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन मतलब उपयोग के आधार पर ट्रांसफार्मर। तो आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर उपयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर या ट्रांसमिशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर ये टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन 2 प्रकार के उपयोग के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके गली मोहल्ले में या कॉलोनियों में लगे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। एक होता है जो कि सब स्टेशन में लगा होता है ना, और या ग्रिड में लगा होता है, उसे हम बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। तो ये दोनों मैं बताऊंगा, फिर आइडियल ट्रांसफार्मर बताऊंगा और बहुत सारी चीजें आपको जो होते हैं मैं डिस्कस करके बताने वाला हूं। ओके दोस्तों, तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक आज देख लेते हैं, 2 मिनट और समय लूंगा। ट्रांसफार्मर में हमिंग होती है दोस्तों, ये जो है तो हम देख लेते हैं हमिंग कैसे होती है। आप लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर जब कहीं पे लगा होता है, ट्रांसफार्मर के पास से आप गुजरेंगे या ट्रांसफार्मर के पास आप खड़े होंगे तो उसमें सी की एक भन टाइप से एक आवाज आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हमिंग।
ठीक है, तो हमिंग साउंड क्या होता है और वो क्यों होता है इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके है, बट हमिंग साउंड हम देख लेते हैं क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। कल हम डायरेक्ट पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स मतलब चुंबकीय है ना बल के कारण उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर की कोर में एसी सप्लाई देने पर उसकी कोर की फ्लक्स परिवर्तित होती है। इससे फिजिकल डायमेंशन मतलब भौतिक आकार में परिवर्तन होता है। इसे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फोर्स चुंबकत्व बल कहते हैं। इसके कारण क्या होता है वहां पे हमिंग साउंड मतलब भन की आवाज आती है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड मैग्नेटो स्ट्रिक्शन फोर्स इसको हम चुंबकीय बल कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, चुंबकत्व बल। चुंबकत्व बल है ना के कारण होता है, के कारण होता है। ओके, तो हमिंग साउंड जो होता है ट्रांसफार्मर में वो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फोर्स चुंबकत्व बल के कारण या चुंबकीय बल के कारण क्या होता है, वहां पे एक हमिंग एक आवाज उत्पन्न होती है। ठीक है, चुंबकत्व बल के कारण उत्पन्न होता है, लिख सकते हैं उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। ट्रांसफार्मर की कोर में एसी सप्लाई देने पर उसकी कोर की फ्लक्स परिवर्तित होती है, मतलब चेंज होती है, परिवर्तित होती है। इससे फिजिकल डायमेंशन मतलब भौतिक अवस्था है ना, भौतिक अवस्था या भौतिक आकार बोल सकते हैं, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। इसे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फोर्स या चुंबकत्व बल कहते हैं ना, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फोर्स या हिंदी में चुंबकत्व बल कहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा जो है तो टॉपिक था दोस्तों, इसको हमको डिस्कस करना था। हमिंग साउंड क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जो शी की आवाज आती है या ऐसा करके जो है मधुमक्खी जैसे बनाता है, अर्थात हमिंग साउंड जो होती है वहां पे है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर जो आवाज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यों होती है। तो ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड जो होता है वो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फोर्स अर्थात चुंबकत्व बल के कारण होता है। चुंबकत्व बल मतलब उसमें बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक कोर से दूसरी कोर में जा रही होती है या एक बाइंडिंग से दूसरी बाइंडिंग में जा रही होती है। मैं बात करूंगा यहाँ पे तो क्या होता है, फ्लक्स दोस्तों यहां से बन करके यहाँ पे ट्रांसफर हो रही होती है, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स है ना, इसका हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटो फोर्स, मैग्नेटो है ना फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। तो चुंबकीय बल जो है तो यहाँ पे लगता है, यहां से यहां तक जाता है, तो कोर में एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग तक प्रवाहित जो होता है फ्लक्स, उसके कारण क्या होता है दोस्तों, वहां पे आवाज आती है। हम क्या कहेंगे कि हमिंग साउंड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फोर्स अर्थात चुंबकत्व बल के कारण होता है।
उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर की कोर में एसी सप्लाई देने पर उसकी कोर की फ्लक्स परिवर्तित होती है। इससे भौतिक अवस्था में क्या होता है, चेंजेस आता है, उसके फिजिकल डायमेंशन में चेंज होता है ना, परिवर्तन होता है। इससे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फोर्स का जो है तो बल कहते हैं, या इस प्रकार के परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फोर्स। चुंबकत्व, जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स जब लिंक करेगा प्राइमरी सेकेंडरी में, तो उसके भौतिक अवस्था में मतलब उसके फिजिकल डायमेंशन में जब चेंजेस होंगे तो उसके कारण जो वहां पे एक बल कार्य करता है उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकत्व बल। उसी के कारण क्या होता है दोस्तों, हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है या हमिंग साउंड उसमें उत्पन्न होता है। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर का हमिंग साउंड। तो आई होप आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि कोई पूछ सकता है आपसे। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हमिंग साउंड बताओ कैसे होता है, क्यों होता है, तो आपको बोलना है कि ट्रांसफार्मर में जब हम करंट इनपुट देते हैं उसमें सबसे पहले करंट जाकर कॉइल कट करती है, उसमें फ्लक्स बनता है, वो फ्लक्स लिंक करके जब सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है और उस कोर के माध्यम से जब जाता है तो दोस्तों वहां पे क्या होता है कि उसका फिजिकल डायमेंशन अर्थात भौतिक आकार में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। किसके, फ्लक्स में। फ्लक्स में भौतिक अवस्था में या भौतिक आकार में चेंज होने के कारण क्या होता है, वहां पे जो है एक चुंबकत्व बल क्रिएट हो जाता है, चुंबकत्व बल बन जाता है, उसे हम बोलते हैं हमिंग साउंड। उसी कारण क्या होता है, हमिंग साउंड वहां पे होता है। तो दोस्तों आज क्लास लगभग 1 घंटे की हो रही है, इस क्लास को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। यदि चैनल में पहली बार है दोस्तों, चैनल को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अपने दोस्तों को भी जो है तो शेयर करके बताना कि यहाँ पे कंप्लीट प्लांट असिस्टेंट की तैयारी करवाई जा रही है। अभी आपके पास में 3 महीने हैं, क्योंकि अभी 1 महीने तो पूरा अप्रैल फॉर्म भराएगा, इसके बाद आपको 2 महीने या 1 महीने गैप मिलेगा वहां पे, तो 2 से 3 महीने हम 2 से 3 महीने प्लांट असिस्टेंट का आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का पूरा सिलेबस कंप्लीट यहां पे करा के आपको देंगे। और यदि आप जेईई के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग जो है यहाँ पे जेईई की तैयारी भी करा रहे हैं, तो आप जाकर के हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।